हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डू जावास्क्रिप्ट इन वन शॉट जो आपके सिलेबस में है फॉर बीसीए सेमेस्टर 1। सो बीसीए सेमेस्टर 1 में आपका जो सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपको एचटीएमएल पढ़ना है, आपको सीएसएस पढ़नी है, बूटस्ट्रैप बेसिक्स करने हैं, and along with that you have coding in JavaScript. So जो यूनिट 3 है आपकी सिलेबस में that is based on JavaScript. So this is the coding part. HTML जो है वो हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है, उसमें हम कोडिंग नहीं करते हैं, राइट? वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज है कि आप टैग्स लिखोगे और वो टैग्स के बदले में आपको ब्राउजर पे एक पेज दिखाई देगा, ठीक है? आपको क्या दिखाना है, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द टैग एंड अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जाता है। सीएसएस की हेल्प से हम उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हम उसमें और स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, उसको ज्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। एंड जब जरूरत पड़ती है कोडिंग की, तो आपके पास आती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? So JavaScript is used to code to add the programming features to your website. तो अब इसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांस में जावास्क्रिप्ट नहीं है, बट जितनी जावास्क्रिप्ट है वो आप देख सकते हो, आपके सिलेबस सामने मैंने ओपन किया हुआ है। सो दिस इज योर यूनिट 3 एंड इसमें आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या है, डायलॉग बॉक्सेस क्या है, बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, हैंडलिंग इवेंट्स, बेसिक वैलिडेशंस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप करते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हम इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड डिफरेंस क्या होता है स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है। दोज लैंग्वेजेस आर इंडिपेंडेंट, दे कैन वर्क ऑफ देयर ओन, उनका अपना खुद का लैंग्वेज प्रोसेसर है, वो पूरा का पूरा काम आप अपना उस लैंग्वेज में कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्योंकि इसका खुद का कोई बेस नहीं है, इट ऑलवेज वर्क्स ऑन समथिंग। इसको आप एचटीएमएल में यूज कर सकते हो, इसको आप फ्लैश में यूज कर सकते हो, इसको आप किसी ना किसी बेस के साथ यूज करते हो, अकेली जावास्क्रिप्ट नहीं होती है। सो इट्स ऑलवेज यूज विद सम बेस ऑन इट, सो इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट में देखो, सबसे पहली चीज है कि आप अपने पेज में स्क्रिप्टिंग कोड ऐड कहाँ करोगे? सो वेयर आर यू गोइंग टू ऐड इट? सो जावास्क्रिप्ट आपकी दोनों तरीके के लिए यूज होती है। दोनों तरीके से मेरा मतलब है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है? तो हम इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हो, तो आपकी वेबसाइट जिस जगह पर स्टोर्ड होती है, वो होता है हमारा वेब सर्वर। जिस जगह से साइट्स देखी जाती हैं, वो सब होते हैं आपके क्लाइंट्स, जहां से हम साइट को देखते हैं, ठीक है? सो ये आपके सारे क्लाइंट हैं जो कि रिक्वेस्ट भेजते हैं और बदले में रिस्पॉन्स में हमारी साइट ओपन होती है। अब जो कोड एग्जीक्यूट होता है सर्वर वाली जगह पर, ठीक है, जहां पर मेरी साइट पड़ी हुई है, उस जगह पर जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कोड होता है। और जो कोड उसी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है, जिस कंप्यूटर पे आप वेबसाइट देख रहे हो, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है। चलो, अगर ये ऑनलाइन कोई व्हाइट बोर्ड होता, अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? वो कलर चेंज का कोड सर्वर पे जाके तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर जाकर इस पे क्लिक किया एंड आई चेंज द कलर टू येलो, ठीक है, नाउ आई राइट सो इट्स कमिंग इन येलो। अगर ये एक वेबसाइट होती और ये जो कलर चेंज करने का काम है, ये मुझे करना होता, तो ये उसी जगह पर हो जाना चाहिए जिस कंप्यूटर पे ये व्हाइट बोर्ड ओपन है ना? So if it is an online whiteboard, I should have these features like erase, changing the color, writing. So ये सब आपका क्लाइंट साइड की कोडिंग में अवेलेबल होना चाहिए। बट अगर आप कहते हो कि इसको सेव कराना है या मुझे इसको किसी को सेंड करना है, ईमेल करना है, तो उसके लिए आई नीड टू सेंड इट टू दी सर्वर, ताकि वो वहां से आगे भेजा जा सके। तो वहां पर आपका वेब सर्वर का रोल आ जाएगा। सो जिसमें डेटा इन्वॉल्व है, जिसमें परमानेंट स्टोरेज इन्वॉल्व है, वो सारे काम यूजुअली सर्वर की हेल्प से होते हैं। और जो टेम्परेरी छोटा मोटा काम होता है, कलर चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, इमेज चेंज करना, वो सारा काम आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से हो सकता है। जैसे कि एक फॉर्म है, जैसे हमने सबमिशन के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल किया। अब ये देखना कि उस फॉर्म में किसी ने कुछ खाली तो नहीं छोड़ दिया, नेम फिल हुआ है या नहीं,
पासवर्ड सही है या नहीं, मतलब कंफर्म पासवर्ड मैच करता है या नहीं, और भी जो ऑप्शंस हैं वो यूजर ने सही तरीके से सिलेक्ट करी हैं या नहीं करी हैं, वो चेक करना जो है वो जावास्क्रिप्ट का काम होगा, क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे ही हो जाना चाहिए। लेकिन उसको डेटाबेस में स्टोर करना ताकि वो सर्वर पे जाकर सेव हो जाए, वो काम आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे होगा, क्योंकि वो वहां पर जाकर सेव कर रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में अभी जो है वो सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। सेमेस्टर 2 में आपके सिलेबस में है पीएचपी। पीएचपी इज यूज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, वैसे तो जावास्क्रिप्ट भी यूज हो सकता है, बट इन योर सिलेबस यू हैव पीएचपी फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, जो आप पढ़ेंगे। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आएगा कि किस तरह से जो डेटा यहाँ से जा रहा है वो वहां सर्वर पे जाकर स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम फोकस करेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे। तो ये तो हो गया कि जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है। अब जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होती है, आप उसको अपने पेज में ऐड कैसे करोगे। दो तरीके हैं, एक मैं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से कर सकती हूँ, और दूसरा मैं एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बना सकती हूँ जिसको मैं अपने HTML पेज के साथ लिंक कर सकती हूँ। जैसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को लिंक करते हैं, वैसे ही हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप स्क्रिप्ट टैग लिखिए, स्क्रिप्ट टैग का एट्रीब्यूट लिखिए लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज में आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब जो स्मॉल में डिफाइंड है वो स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में डिफाइंड है वो कैपिटल में लिखना है। इट्स नॉट लाइक HTML की जैसे मर्जी लिख दो। तो आपका J और S कैपिटल रहेंगे जावास्क्रिप्ट में, बीच में कोई स्पेस नहीं है। सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, J and S कैपिटल, रेस्ट इज ऑल स्मॉल, एंड देन यू क्लोज द स्क्रिप्ट टैग। तो जो भी आपको स्क्रिप्टिंग का कोड लिखना है वो आप ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिख सकते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग आप अपने पूरे पेज में कितनी भी बार दे सकते हो, यू कैन पुट इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ठीक है, तो जितनी मर्जी बार स्क्रिप्ट ओपन करो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो, स्क्रिप्ट बंद कर दो। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसमें हमारे पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग होती है। एक होती है डेफर्ड स्क्रिप्टिंग और एक होती है इमीडिएट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, डेफर्ड स्क्रिप्टिंग एंड इमीडिएट स्क्रिप्टिंग। अब इसका क्या मतलब है, देखो इमीडिएट का नाम से ही पता चल रहा है कि जहां लिखा है वहां एग्जीक्यूट हो जाए। सो जहां जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है वहीं पर ही वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसे कहते हैं इमीडिएट स्क्रिप्टिंग। और डेफर्ड स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि आपने कोड लिख दिया, बट वो कॉल लेटर होगा, बाद में कॉल होगा। और वो कैसा कोड होता है, जनरली हम फंक्शंस बना के छोड़ देते हैं। तो हमने फंक्शंस बना के छोड़ दिए, और वो फंक्शंस बाद में जब हम कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होंगे। सिंस आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो, आपको पता है कि कॉलिंग क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे सी में फंक्शंस बनते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी हम फंक्शंस बना सकते हैं, और जब हमें जरूरत हो उनको हम कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं फंक्शन बना के छोड़ रही हूँ, एंड वो एग्जीक्यूट तब होगा जब मैं उसको कॉल करूंगी, उस टाइप की स्क्रिप्टिंग को डेफर्ड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। बट अगर आपका साथ के साथ ही कुछ एग्जीक्यूट हो गया तो उसे इमीडिएट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, बट बिफोर आई टेल यू एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास प्रिंट करने के लिए सी में प्रिंटफ होता है, वैसे यहां पर वी हैव अ स्टेटमेंट कॉल्ड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या आप कंसोल डॉट लॉग भी यूज कर सकते हो। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर जो भी मैसेज आप दोगे दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो डॉक्यूमेंट इज ऑल स्मॉल, राइट इज ऑल स्मॉल, राउंड ब्रैकेट्स हैं, कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। एंड देन आई हैव कोट्स एट द एंड, सो सेमीकोलन जो है आपके वो एंड में आ जाएंगे, जो कि ये मार्क कर रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी खत्म हो रही है। ठीक है, नाउ आई वांट टू ओपन नोटपैड टू कोड, या आप एटम यूज कर रहे हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो, तो जो भी टूल आप यूज कर रहे हो वहां पर आप अपना कोड लिख सकते हो, जहां पर आप अपना नॉर्मल HTML कोड लिखते आए हो। So wherever you want to write your normal HTML code, you can write it over there. तो हम यहाँ से ले लेते हैं अपना कोई सा भी HTML की फाइल, if we have any, no we don't have any. So let's create a new file. मैंने यहाँ पर लिखा HTML, then we have head, फिर हमने ले लिया अपना title using JavaScript, title close, head close, then I have body. ठीक है, अब body tag में मैंने क्या दे दिया, body bg color is equal to cyan, text is equal to blue. मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इस से क्या होगा, जो मैंने अभी बॉडी के साथ एट्रीब्यूट्स दिए हैं उसका क्या पर्पस है, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने यहां पर लिखा स्क्रिप्ट लैंग्वेज
is equal to JavaScript। स्क्रिप्ट टैग ये मैंने क्लोज किया है और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा document dot write this message is printed using JavaScript, something like this। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया we are thanks for visiting। ये नॉर्मल HTML है तो इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आएगा। देन वी क्लोज दी बॉडी टैग, वी क्लोज दी HTML टैग। इसको हम सेव कर देते हैं। लेट्स से वी सेव इट ऑन डेस्कटॉप। नाम दे दिया मैंने, या डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं। नाम दे दिया इसका JS test 1.html। ध्यान रखेंगे इसकी एक्सटेंशन जो है वो JS नहीं होगी, इसकी एक्सटेंशन आपकी HTML ही होगी। ठीक है, तो आपने इसको सेव कर दिया। नाउ यू वांट टू ओपन इट, सो लेट्स गो टू डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मैंने क्रिएट किया था। सो आई एम हैविंग दिस, आप देख सकते हो दिस मैसेज इज प्रिंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और फिर थैंक्स फॉर विजिटिंग प्रिंट हो रहा है। तो आपने जो भी स्क्रिप्ट टैग में लिखा था वो वहीं पर एग्जीक्यूट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड दिस इज इमीडिएट स्क्रिप्टिंग, कि साथ के साथ वो चीज आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अगर आप इसको हेडिंग टैग में देना चाहते थे तो आपको हेडिंग टैग को भी उसके अंदर देना पड़ेगा, कोड्स के अंदर। सो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द मैसेज। तो आपको इसके अंदर ही हेडिंग टैग ऐसे देना पड़ेगा ताकि वो हेडिंग टैग को भी एग्जीक्यूट करे। सो अब आपका जो ये है ये हेडिंग में आ रहा है। ठीक है, तो अगर टैग्स भी देने हैं तो डबल कोट्स के अंदर आप HTML के टैग्स लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ये तो है इमीडिएट स्क्रिप्टिंग। सो दिस इज हाउ वी ऐड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस में लिखा है वो है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स देखो, जावास्क्रिप्ट जो है उसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएंट टाइप के होते हैं, मतलब हम उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि हम सी में लिखते हैं इंट एन टू स्पेसिफाई कि भाई ये वेरिएबल में इंटीजर स्टोर होगा, या इस वेरिएबल में फ्लोट स्टोर होगा, इस वेरिएबल में कैर स्टोर होगा। जावास्क्रिप्ट में हम ये नहीं बताते। जेनरिक वेरिएबल्स होते हैं, आप वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हो, उसके लिए आपके पास var कीवर्ड होता है। सो यू जस्ट नीड टू राइट var, और आपने var num ले दिया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मैं इसमें क्या वैल्यू पुट करती हूँ। अगर मैंने इसमें 90 पुट किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटीजर। अगर मैं कोट्स में कोई वैल्यू लिखूंगी इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं पॉइंट्स में कोई वैल्यू लिखूंगी इट विल बी टेकन एज अ फ्लोट। सो जो डेटा टाइप्स हैं वो तो वही बेसिक है आपके पास। आप इंटीजर ले सकते हो, आप फ्लोट ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, और आप बूलियन ले सकते हो। बूलियन मतलब जिसमें ट्रू या फॉल्स हो सकता है। बट हमें डेटा टाइप के नाम कहीं पे भी नहीं लिखने होते। हम यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, var कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। सो var कीवर्ड की हेल्प से आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। इस लाइन में आपके पास ये जो 90 है ये इंटीजर था, अगली लाइन में स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर प्रिंट कराया document dot write, and you write here, let's say in heading 2 only you have to write number is, and we can concatenate the value with the help of plus, and then we save it। ये आ गया, नंबर इज 90। ठीक है, ऐसे ही आप अगर इसमें चेंज कर दोगे, आप इसमें लिख दो num is equal to something else, तो वो मैसेज आ जाएगा आपका। तो आप कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। सो जो डेटा टाइप है वो हमारे पास चार है मेजर: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन। एंड हम एक कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सब कुछ ही आ जाता है, किसी भी तरह की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एंड डिक्लेयर करने के लिए हम कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखते, हम सिर्फ var लिखते हैं। आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। तो ये तो हो गया आपका वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। इसके बाद आता है ऑपरेटर्स। देखो भाई, ऑपरेटर्स सारे वही हैं जो आपके पास सी में भी थे। सो आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। सो आपके पास प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसपे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टार साइन से, डिवाइड कर सकते हो स्लैश से, प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है,
अब मुझे मान लो यहाँ पर करना है वो सब काम। आई वांट टू शो द सम प्रोडक्ट एंड ऑल, ग्रेटर देन, लेस देन, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। सो ऑल दोज ऑपरेटर्स आर देयर। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं यूजर से दो नंबर्स लूँ। दो नंबर इनपुट कैसे लोगे? इनपुट लेने के दो तरीके हैं, या तो आप टेक्स्ट फील्ड से लोगे। टेक्स्ट फील्ड मैंने आपको अभी बताया नहीं है, पर टेक्स्ट फील्ड से नहीं ले रहे हैं तो कैसे लें? तो किसी तरीके से तो लेने हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं num1, num2 एंड I've टेकन रिजल्ट। अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। ठीक है। सो हमारे पास BOM, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, वो क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अस सर्टेन फंक्शंस। तो ये हमें कुछ ऐसे फंक्शंस देता है जिसकी हेल्प से हम यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आपके पास तीन मेथड्स आते हैं, दैट इज अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म। ठीक है। सो अलर्ट होता है एक बॉक्स को दिखाने के लिए, प्रॉम्प्ट होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और कंफर्म होता है यूजर से ये पूछने के लिए आर यू श्योर और नॉट, और डू यू वांट टू डू दिस, जिसपे यस नो कैंसिल के बटन आ सकते हैं। तो आपके पास प्रॉम्प्ट है जिसपे आप यूजर से कुछ पूछ सकते हो। तो मैंने उसको बोला एंटर नंबर 1 एंड दिस इज num1, num2, num2 is prompt enter नंबर 2। ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। रिजल्ट में क्या आना चाहिए? num1 प्लस num2, और उसके बाद आप उसको दिखाना चाहते हो। अब आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो, या फिर आप इसको अलर्ट में भी दिखा सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज, और रिजल्ट मेरा किस में है? RES में। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? अलर्ट, और सिर्फ रिजल्ट को ऐसे शो करा दिया। नाउ आई सेव इट, गो ओवर हियर, रिफ्रेश इट। सो ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये जो बॉक्स आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? दिस कमिंग बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट की वजह से ये बॉक्स आ रहा है। क्या कह रहा है? एंटर नंबर 1, यही मैसेज मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था। तो जो मैसेज मैंने लिखा था वही मैसेज वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने एंटर किया 50, फिर उसने दूसरा नंबर पूछा, एंटर नंबर 2, मैंने एंटर किया 24। अब मेरे पास आंसर आया 5024। क्या ये आंसर सही है? इज इट करेक्ट? Write in the comments, is it correct? No, it is not correct. आंसर तो 74 आना चाहिए था। तो 5024 क्यों आया? क्योंकि जो प्रॉम्प्ट रीड करके आपको देता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में देता है। सो ये चीज हमारे पास काफी लैंग्वेजेस में होती है कि जब हम इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। अब सिंस वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है तो वो कंकैटिनेट कर देता है। कंकैटिनेट मतलब जॉइन कर देता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो जॉइन करे, इट शुड बी कन्वर्टेड टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो आप उसी के साइड पे एक फंक्शन यूज कर सकते हो जिसका नाम है eval। Eval is a function in JavaScript which converts a string to the numeric value। तो ये देखेगा कि अगर स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं, अगर स्ट्रिंग में डिजिट्स हैं तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे पास स्ट्रिंग में अगर डिजिट्स होंगे, like I enter 78 and I enter 45, now this time the answer is 123, क्योंकि अब हमने eval लगाया जिससे वो न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद वो ऐड हुआ और शो हो गया। ठीक है। सो रिजल्ट इज 23। ऐसे ही आप स्टार लगाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्लैश लगाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सो आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको फिलहाल के लिए कॉपी कर लेती हूँ, और ये जो अलर्ट वाली स्टेटमेंट है इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? प्लस की जगह स्टार कर दिया, और यहाँ प्रिंट कर दिया। जब हम स्टार लिखते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना? तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर क्या हो गया? डिवाइड। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? कोशेंट इज दिस, और फिर मैंने यहाँ पर प्लस तो है ही, प्लस में क्या प्रिंट करते हैं? सम इज। और फिर एक बार और है हमारे पास, इसको हम माइनस कर देंगे, और माइनस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस, जो भी आप प्रिंट करना चाहो। सो यू कैन प्रिंट हियर difference is, save it, and let's refresh it now. So I enter 89, I enter 56. So you can see product is जो भी multiply करके आ रहा है, quotient भी आ रहा है, sum भी आ रहा है, difference भी आ रहा है। So I'm getting all the results. So जो arithmetic operators आपकी normal language में use होते हैं, specifically मैं कहूंगी जो C में use होते हैं,
या सी प्लस प्लस में यूज होते हैं, वो सेम ऑपरेटर्स आपके जावास्क्रिप्ट में भी यूज होते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब सेम फैमिली की लैंग्वेजेस मानी जाती हैं, क्योंकि इनके जो बेसिक कमांड्स हैं उनके सिंटेक्स सेम होते हैं। तो ऑपरेटर्स आपके पास सेम है, ठीक है। देन आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपके पास क्या है? इफ है, switch है, then you have loops, for, while, do while. The same thing you can use in JavaScript also. तो अगर मुझे एक नंबर इनपुट करना है और मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो नंबर इवन है या ऑड है, so I can do that in JavaScript with the help of if. तो जैसे आप नॉर्मली काम करते हो वैसे ही if यहाँ पे भी काम करता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपके पास क्या होता है? देखो, तीन तरह का तो कंट्रोल होता है हमारे पास। एक होता है सीक्वेंस, एक होता है कंडीशन और एक होता है रेपिटेशन। तो सीक्वेंस तो चलो ठीक है, जो लिखा है वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। दूसरी दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बचती हैं, कंडीशन एंड रेपिटेशन। कंडीशन में आपके पास इफ यूज हो जाता है या आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। रेपिटेशन में आपके पास लूप्स हैं, जिसके अंदर आपके पास तीन लूप्स आ जाते हैं, फॉर, while and do while. So we have three type of loops over here. ठीक है। सो कंडीशन हो गया, रेपिटेशन हो गया, इफ स्विच हो गया, फॉर वाइल डू वाइल हो गया। ये बिल्कुल सेम सिंटेक्स है जो आप सी, सी प्लस प्लस, जावा में यूज करते हो। मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ पर ब्रश अप दे देती हूँ। तो इफ जब हमें लगाना है तो इफ इज अ कीवर्ड, स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप अपनी कंडीशन मेंशन करेंगे जो आपको चेक करनी है। पीछे सेमीकोलन नहीं आता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करनी है अगर हमारी कंडीशन ट्रू है। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ। आप ये इंडिपेंडेंट इफ जितनी मर्जी बार अपनी कोडिंग में यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अगर तीन नंबर्स इनपुट किए होते और मुझे बताना होता तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो मैं चेक कर सकती थी कि इफ num1 इज ग्रेटर देन n2 एंड num1 इज ग्रेटर देन num3, तो आप अलर्ट करा दो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दो, जो भी कर रहे हो, दैट इज num1. Similar way I could check if num2 is greater than num1 and num2 is greater than num3. So I should write alert num2, and similar way it should be for num3 greater than num2, so it should be alert num3. So ये इंडिपेंडेंट इफ है, जो चेक होगा मैच करेगा उसके साथ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो मैच नहीं करेगा उसके साथ की स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। सो ईदर इट इज एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। तो या तो एग्जीक्यूट होता है या होता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो बहुत ही बेसिक है, जब आपको पता है कि आपके पास दो ही ऑप्शंस है कि कंडीशन दी है, अब या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर ट्रू है तो मुझे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, अगर फॉल्स है तो मुझे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। सो इफ कंडीशन इज ट्रू, these statements are executed, otherwise these statements are executed. So one of the two block has to be executed. So आपके पास या तो ये एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है। सो इफ कंडीशन इज ट्रू वी एग्जीक्यूट दिस, अदरवाइज वी एग्जीक्यूट दिस। ठीक है। सो जैसे कि आपके पास हो गया कि एक नंबर इवन है या ऑड है, एक स्टूडेंट पास है या फेल है, ईयर लीप है या नहीं है, ठीक है, तो वो आप इफ एल्स से चेक कर सकते हो। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो जाए और आपको पता है कि उसमें से कोई एक ही ट्रू होने वाली है, मुझे पता है कि भाई अगर पहली वाली ट्रू है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ एल्स इफ लैडर। तो हमने लिखा इफ कंडीशन, देन इफ ट्रू स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, आगे चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर वो फॉल्स है, एल्स इफ, तो वो इस सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एल्स इफ अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एंड सो ऑन। लास्ट में जाकर आप एक एल्स भी लिख सकते हो। सो यू कैन गिव एन एल्स एट द एंड व्हिच इज नॉट कंपल्सरी टू गिव, आपकी चॉइस है। इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव, इफ यू डोंट वांट आप नहीं दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो कोई भी कंडीशन मैच ना हुई और आखिरी एल्स नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर आखिरी एल्स है तो अगर सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो लास्ट एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। अदरवाइज वो चेक सिर्फ वहीं तक करता है जब तक आपको सही स्टेटमेंट ना मिल जाए। तो जहां पर सही कंडीशन मिल गई वो एग्जीक्यूट करेगा एंड दैट्स इट, उसके आगे चेक नहीं करेगा। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका कि आपको ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट निकालना है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ एवरेज मार्क्स 90 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
grade is A plus, right? Else if भाई 90 से ज्यादा अगर नहीं है तो चेक कर लो कि क्या 80 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि 80 टू 90 के बीच में है, तो हम ग्रेड प्रिंट कर सकते हैं A। एल्स इफ अगर 60 से ज्यादा है दैट मीन्स 80 से ज्यादा तो पक्का नहीं है। अब अगर 60 से ज्यादा है मतलब 60 और 80 के बीच में लाई किया तो बी हो सकता है। ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो, लास्ट में एल्स में लिख सकते हो फिर। सो दिस वुड बी योर एल्स इफ लैटर। देन वी हैव नेस्टेड इफ एल्स। एक इफ के अंदर एक और इफ दे सकते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है सिर्फ तभी दूसरी कंडीशन जो है वो मेरी चेक होगी। सो इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स और इसी के अंदर मेरे पास एक और कंडीशन है और उसके साथ फिर से स्टेटमेंट्स हैं। तो ये वाला जो अंदर वाला इफ है वो चेक सिर्फ तभी होता है जब बाहर वाला ट्रू होगा। सो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, कि इनर इफ इज चेक्ड ओनली इफ द आउटर इफ इज ट्रू। अगर बाहर वाला ही फॉल्स है तो अंदर वाले तक वो कभी पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्विच आ जाता है। स्विच की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ इक्वालिटी ही चेक कर सकता है। स्विच इज अ कीवर्ड, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ब्रैकेट में हम अपने किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, सेमीकोलन पीछे नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, केस लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। अब अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस वैल्यू के सेम हुई, एग्जैक्टली मैच हुई, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एंड ब्रेक हम लिखते हैं सो दैट इसके बाद वो इस पूरी स्विच से बाहर आ जाए। आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ केसेस लाइक दिस, कितने भी केसेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। एंड देन वी क्लोज इट एट द एंड। इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है जिसका नाम है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस का पर्पस क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ भी मैच ना हुआ, नन ऑफ द केसेस मैच, कोई केस मैच नहीं होता है, तो जो डिफॉल्ट में लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। सो अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो आपका डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर अपना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सो आपके पास दिस इज 2023 क्वेश्चन पेपर। इसको मैं अलग से आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी सॉल्यूशन इसके। ठीक है, बट अगर अभी आप इसको देखें तो आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखो क्वेश्चन क्या है। जो पहली चीज मैंने आपको आज बताई, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, की वो प्रोग्रामिंग है, वो स्क्रिप्टिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। डॉक्यूमेंट के क्या टैग्स होते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप, डब्ल्यू डोमेन नेम गेट। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट के कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इसमें आपको जावास्क्रिप्ट के यूनिट 3 में आएंगे। सो यूनिट 3 इज दिस: write a program in JavaScript that receives a number from the user and check whether the given number is Armstrong or not. अभी 6 नंबर का आया हुआ है। Briefly explain various built-in objects in JavaScript by giving a suitable example of each. Then we have a choice over here. Write a program to show the various events in JavaScript with the help of code. दूसरा है what is variable, explain different data types available in JavaScript. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमेशा ये दो में इजी होता है, एक थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो वैसे तो ये दोनों तो इजी हैं कि what is variable, explain different data types available in JavaScript। तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि where कीवर्ड से वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स में आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम लिखने के लिए आया है इसमें भी आपको प्रोग्राम, इसमें स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बोला है कि शो विद द हेल्प ऑफ सम कोड। ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली क्या करना है। इसमें आपको एग्जैक्टली बोला गया है कि आर्मस्ट्रांग नंबर करो। तो देखो आपको सिर्फ जो कंसेप्ट है, आपका सी का एग्जाम हो चुका है, उसमें आपने सारे प्रोग्राम्स ये जो थे लूप्स वाले वो प्रैक्टिस किए हैं कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे करना है, सम ऑफ डिजिट कैसे करना है, आर्मस्ट्रांग कैसे करना है। तो बेसिकली लॉजिक तो वही लगेगा, सिंटेक्स भी वही होगा, बस जो डिफरेंट चीज होगी वो होगी कि आप उसे इनपुट कैसे कर रहे हो और उसे प्रिंट कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो इनपुट हम यहाँ पर या तो टेक्स्ट फील्ड से लेंगे या प्रॉम्प्ट से लेंगे, और रिजल्ट जो है वो हम स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं या अलर्ट से भी दिखा सकते हैं। कि लूप जो चलेगा, जो लॉजिक होगा वो आपका एग्जैक्टली सेम वैसा ही होगा जैसा सी लैंग्वेज में आप करते थे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग निकालने के लिए आपको व्हाइल लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो तीनों लूप्स हैं उनका सिंटेक्स भी बिल्कुल सेम है, वैसा ही जैसा सी में था। तो अगर मुझे फॉर लूप लिखना है तो मुझे यहाँ पर फॉर में भी वैसे ही लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं क्या दूंगी, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपके पास सेमीकोलन आएगा, उसके बाद आपके पास कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। पीछे सेमीकोलन नहीं आता है।
कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो वो स्टेटमेंट्स तब तक रिपीट होंगे जब तक कंडीशन ट्रू है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, फिर गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे और उसके बाद कंडीशन पे, और तब तक एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही फॉल्स होगा रुक जाएगा। तो फॉर और व्हाइल ये दोनों लूप्स जो हैं हमारे, ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स हैं। ठीक है, सो बोथ द लूप्स आर एंट्री कंट्रोल लूप्स, क्योंकि व्हाइल में भी क्या होता है कि हम व्हाइल के साथ लगाते हैं कंडीशन, सेमीकोलन नहीं होता है पीछे। इनिशियलाइजेशन अगर आपको चाहिए तो आप पहले दे सकते हैं। तो आपने इनिशियलाइजेशन दे दी, व्हाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बीच में कहीं हो सकता है। जब तक कंडीशन ट्रू है रिपीट करता रहेगा, जब फॉल्स होगा तो रुक जाएगा। सो बोथ ऑफ दीज लूप्स आर एंट्री कंट्रोल लूप, बिकॉज बिफोर एंटरिंग द लूप वो कंडीशन चेक करता है, और अगर कंडीशन ट्रू है सिर्फ तभी आपके लूप की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। डू वाइल जो है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप, है ना, और उसमें क्या होता है, पहले एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। हम डू लिखेंगे, डू के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, और यहाँ वाइल के साथ नीचे कंडीशन आती है। तो कंडीशन चेक करने से पहले एक बार तो वो लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर चुका है। तो इससे पहले कि कोई भी कंडीशन चेक हो, एट वंस इट हैज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट्स। तो एक बार तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब अगर ट्रू हुआ तो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ योर डू व्हाइल वर्क्स। सो ये तीनों की डिटेल्स अगर आपको बहुत पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, तो सी वाली प्लेलिस्ट से रिवाइज कर लो। ठीक है, बट अदरवाइज आपके पास ये 3 लूप्स होते हैं, इसके प्रोग्राम्स भी आप वहीं से रिवाइज कर सकते हो। वो बस आपको जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स में लिखने को होंगे, लॉजिक सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास सिलेबस में जो है वो है डायलॉग बॉक्सेस। डायलॉग बॉक्सेस में आपने देख लिया, प्रॉम्प्ट देख लिया, ठीक है, आपने अलर्ट देख लिया, वैसे ही आप कंफर्म भी यूज कर सकते हो। कंफर्म में आपके पास बस येस नो वाले बॉक्सेस आ जाते हैं। तो 3 डायलॉग बॉक्सेस हो गए हमारे पास, प्रॉम्प्ट, अलर्ट एंड कंफर्म। ठीक है, सो ये डायलॉग बॉक्सेस के अंदर भी आ जाते हैं। अब आता है बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस देखो वो होते हैं जो पहले से बने बनाए हैं, जैसे कि ये भी तो जो डायलॉग बॉक्स है वो भी तो फंक्शंस ही है ना, प्रॉम्प्ट हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है तो राइट इज अ फंक्शन। ठीक है, या आप स्क्वायर रूट यूज करते हो, पीओडब्ल्यू यूज करते हो, तो जो फंक्शंस पहले से बने हुए होते हैं उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। और जो भी हमें काम करना है उसके लिए हम उन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। सो द फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट आर द बिल्ट इन फंक्शंस। जो फंक्शंस हम खुद से बनाते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब आती है बात कि भाई खुद से फंक्शन बनाएंगे कैसे। सो खुद से फंक्शन कैसे बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे बनता है। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बनाना है तो आप कीवर्ड लिखते हो फंक्शन। सो यू राइट डाउन अ कीवर्ड दैट इज फंक्शन। हम ये कीवर्ड ना तो सी में लिखते हैं ना सी प्लस प्लस में ना जावा में, बट यहां पर आपको लिखना है फंक्शन। देन आपको फंक्शन का नाम देना है। यू हैव टू राइट नेम ऑफ द फंक्शन, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो भी है, जो जो वैल्यू आप रिसीव करना चाहते हो फंक्शन में, वो आप यहाँ पर दोगे कॉमा सेपरेट करके। Here you don't have to put a semicolon. कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप फंक्शन का कोड लिखेंगे, और जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करानी होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वो याद होगा कि सी में अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो हम रिटर्न टाइप भी लिखते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। ये वेरिएबल टाइप का होता है, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं हम फंक्शन से। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखना है। सो ये तो आपका फंक्शन बन जाएगा, और ये एग्जीक्यूट तब होगा जब इसे कॉल करेंगे। तो इसी टाइप की स्क्रिप्टिंग को हम डेफर्ड स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, कि ये बन तो जाता है पहले, लेकिन आप इसको कॉल जब तक नहीं करते तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने कोड किया था, मैं इसमें आ जाती हूँ और मैं यहाँ हेड में एक बना लेती हूँ स्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, एंड इसके अंदर व्हाट आई डू, मैंने फंक्शन बना दिया, मैंने बना दिया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया ग्रीट, और इसमें मैं एक नेम रिसीव कर रही हूँ। जो भी नेम मैं रिसीव करूंगी, ठीक है, वो नेम मुझे यहाँ पर
क्या करना है, शो कराना है अलर्ट में या समवेयर लाइक दैट। तो मैंने यहाँ लिख दिया अलर्ट वेलकम प्लस नेम एंड यू पुट अ सेमीकोलन, लेट्स से लाइक दिस। तो ये फंक्शन बन गया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो अपने कोड को, तो आप देखोगे कि उसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया, बट हमने फंक्शन को कहीं पर कॉल तो किया ही नहीं। तो फंक्शन बनाने से कुछ नहीं होता, वो तो डेफर्ड है, वो बन गया, लेकिन जब तक कॉल नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सो यू नीड टू कॉल द फंक्शन ताकि वो काम करे। अब आप उसको कहाँ पे कॉल करना चाहते हो? कॉल हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर से होगा वो, तो आप उसको स्क्रिप्ट के अंदर से कॉल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कॉल कैसे कर सकते हैं? यहीं से कॉल कर लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। बिफोर आई आस्क फॉर द नंबर्स, मैंने यहाँ पर कर दिया कॉल ग्रीट, और मैं एक नाम पास कर रही हूँ, तो मैंने पास कर दिया अंजलि। ठीक है, सो आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो, तो यू नीड टू पास समथिंग फ्रॉम हियर। ग्रीट फंक्शन का नाम था, रिटर्न हम इसमें से कुछ कर नहीं रहे। तो हमने इसको किया रिफ्रेश, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, वेलकम अंजलि। तो मैं जो भी पास करूंगी वो एज अ पैरामीटर उसमें चला जाएगा, और फिर वो उसको यूज करके जो भी उसके अंदर कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो इट इज कॉल्ड एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल कि आप किस तरीके से कॉल कर सकते हो। पर इसका फायदा ज्यादातर तब होता है जब हम इसको किसी इवेंट के साथ एसोसिएट करें। ये तो ठीक है, हम ऐसे जितने मर्जी फंक्शंस बना सकते हैं और आप उन फंक्शंस को जब चाहे कॉल कर सकते हो, बट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसमें, इवेंट हैंडलिंग। सो हैंडलिंग इवेंट्स जो चीज है यहाँ पर आपके पास। अब ये हैंडलिंग इवेंट्स कैसे होता है? हैंडलिंग इवेंट्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि बॉडी का है ऑन लोड, कि जब आपका पेज लोड हो, जैसे ही पेज लोड हो वो कॉल हो जाए, या जैसे ही पेज पे क्लिक हो, या जैसे ही बटन पे क्लिक हो। मान लो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया, इस ग्रीड को मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये जो कोड है जावास्क्रिप्ट वाला, मुझे ये भी यहाँ पर नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो मैं इसको कमेंट कर सकती हूँ। और कमेंट करने का मेथड भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में होता है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ डबल स्लैश देके सिंगल लाइन कमेंट किया था, अभी मैंने स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के थ्रू मल्टीपल लाइन कमेंट कर दिया है। अब इस स्क्रिप्ट टैग जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। सो फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। फॉर्म के अंदर मैंने बनाया इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, टाइप इज इक्वल टू बटन, और इसके साथ मैंने इवेंट यूज किया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इज इक्वल टू ग्रीट। ठीक है, सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू ग्रीट, और मैंने नाम पास कर दिया। अब एक चीज और नोटिस करना कि मैंने डबल कोट्स यूज किए हैं ग्रीट के लिए, तो अंदर मैं सिंगल कोट्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो चल जाएगा। सो ये दे दिया मैंने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन क्लिक ग्रीट अंजलि। ठीक है, सो आपको बटन के ऊपर क्या लिखना है वो भी बताना पड़ेगा। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक हेयर दे दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म टैग को बंद कर दिया। नाउ यू गो एंड रिफ्रेश दिस, तो आप देखेंगे कि ये बटन आपके पास आ गया। ठीक है, सो दिस इज अ बटन, मैंने इस पे क्लिक किया और ये मैसेज मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मैसेज हमारे पास आ गया। इसमें जरूरी नहीं है कि वो अंजलि ही शो करे, आप कोई भी नाम पास कर सकते हो। आप इवन ऐसा भी कर सकते हो कि हम यूजर से एक नंबर, एक नाम इनपुट करवाएं और उससे शो करें, तो वी कैन डू दैट। और उसको हम कैसे कर पाएंगे? उसको करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें एक बॉक्स बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा नेम, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है कि आपका ब्राउजर है, ब्राउजर के ऊपर बेस्ड आप फीचर्स को यूज कर रहे हो, आप ब्राउजर के फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, आप ब्राउजर के एट्रीब्यूट्स जैसे कि ब्राउजर की लोकेशन क्या है, ब्राउजर की हिस्ट्री क्या है, उसको फेच कर रहे हो, तो वो आपका ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हो जाता है। ठीक है, अब वी हैव अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि जो पेज आपके सामने खुला हुआ है वो एक डॉक्यूमेंट है। अब उस डॉक्यूमेंट के फर्दर पार्ट्स होते हैं। अब मेजर है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर पार्ट्स क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट के पार्ट्स हो सकते हैं फॉर्म, डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकता है इमेज, डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकता है टेबल, डॉक्यूमेंट के अंदर और भी बहुत कुछ हो सकता है। और फिर उस फॉर्म के अंदर फर्दर पार्ट्स हैं। फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है। सो द कंपोनेंट्स इन द डॉक्यूमेंट फॉर्म्स योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके हिसाब से
मेरे को इस टेक्स्ट फील्ड को रेफर करना है। देखो, एलिमेंट्स को रेफर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है नाम की हेल्प से, जैसे मैंने यहाँ फॉर्म का नाम दे दिया F1, और ये जो मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया है, इसका मैंने नाम दे दिया T1। ठीक है, सो दिस इज T1। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट? सो वी हैव नेम, एंड देन यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख सकती हूँ। नाउ व्हाट आई वांट इज कि ये जो नेम आ रहा है, मैं जो भी नाम यहाँ पर एंटर करूं वो यहाँ पास हो जाए, या वो यहाँ से उसको रीड करके दिखाए। मैं यहाँ से नाम पास ही ना करूं, आई शुड नॉट पास एनी नेम फ्रॉम है। वो क्या करे ग्रीड फंक्शन कि इस टेक्स्ट फील्ड के नाम को रीड करे और उसको शो करे। ठीक है, यू वांट दैट। तो आप उसको आप फेच कैसे कर सकते हो? जो जो भी आप टैग में एलिमेंट्स बनाते हो उनको फेच करने के दो तरीके हैं। या तो आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से डायरेक्ट उठा लो, या फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी में आप आईडी देते हो एलिमेंट का, और वो उसकी रेफरेंस आपको रिटर्न करता है। ठीक है, फिर आप उसके साथ उसके मेथड्स को यूज कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैंने क्या किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी में अभी यूज नहीं कर रही। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया var name, एंड आई वांट कि इस नेम के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो उस टेक्स्ट फील्ड में लिखी है। तो वो कैसे आ सकती है, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट के अंदर है फॉर्म, फॉर्म के अंदर है टेक्स्ट फील्ड, उसकी क्या चाहिए, वैल्यू। सो डॉक्यूमेंट में फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 के अंदर टेक्स्ट फील्ड 1 है, उसकी आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो अब आपने जाकर इसको रिफ्रेश किया, यहां पर आपने कुछ भी एंटर किया, लेट्स से कबीर, एंड यू क्लिक हेयर, सो इट सेज वेलकम कबीर, है ना? अगर आप यहाँ पर कुछ भी और एंटर करते हो, लाइक वेलकम कशिश, एंड यू क्लिक ओवर हियर, सो इट शोज दैट। तो जो भी नाम आप एंटर कर रहे हो वो उसको रीड कर रहा है और उसी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर्म के डेटा को रीड कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस अकेले एग्जाम्पल में आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आ गया, इसके अंदर ये भी आ गया कि आप रीड कैसे करते हो, इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग भी आ गया कि हम इवेंट हैंडल कर रहे हैं कि ऑन क्लिक होने पे ये होता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप इसका आईडी दे देते। आप यहाँ पे लिखते आईडी इज इक्वल टू T1। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको दूसरे तरीके से कैसे फेच कर सकते थे, इफ आई मेक दिस कमेंट, सो यू कुड राइट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट element by ID, and the it's T1 dot value. Save it, refresh, and then you write ABC, click, so you can see वेलकम एबीसी आ गया। तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। ठीक है, बट इट्स जस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इट। गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम किसी भी एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या करना चाहते हो, मान लो मुझे अभी एक बनाना है कि आई शुड हैव एन इमेज, और जब मैं उसके ऊपर माउस मूव करूं तो इमेज बदल जाए। तो हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे बॉडी के साथ होता है ऑन लोड, ऑन अनलोड। बॉडी टैग के साथ आप दो इवेंट्स यूज कर सकते हो, ऑन लोड, ऑन अनलोड। मतलब जब पेज लोड होता है तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, जब आपका पेज बंद होता है तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, दैट इज ऑन अनलोड। ठीक है, ऐसे बटन के साथ होता है ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक, देन ऑन माउस आउट। सिमिलर वे इमेज के साथ भी होता है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, बटन के ऊपर ऑन माउस मूव भी होता है। देन यू हैव डिफरेंट इवेंट्स लाइक दिस विद डिफरेंट कंट्रोल्स। ठीक है, तो वो इवेंट्स हम उस कंट्रोल के साथ, उस टैग के साथ ही लिखते हैं, और इक्वल टू करके उस फंक्शन का नाम लिखते हैं जो फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है जब वो इवेंट परफॉर्म हो। तो जब वो इवेंट परफॉर्म हो उस टाइम पर वी वांट टू कॉल अ फंक्शन, तो वो फंक्शन हम बना लेते हैं और फिर इवेंट के टाइम पे हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अब अगर आप इमेज वाला बना के देखना चाहते हो तो हम एक काम करते हैं, इसको इसी को ही चेंज कर लेते हैं, आपने तो देख ही लिया ये। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वांट टू मेक अ फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन लिखा मैंने चेंज 1, और फिर मुझे फंक्शन चेंज 2 बनाना होगा। अब इस पूरे कोड के अंदर मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए,
तो I can have like center, then I want image, source is equal to, अभी ढूंढते हैं कोई image, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया width is equal to 400, height is equal to 400, and then image तो empty tag है, and then we close the center tag here. Now मैंने documents में save की है अपनी file, तो मैं documents में जाती हूँ and I see if I have an image here. So मेरे पास image तो I don't think we have any, but we can definitely save some images here जिनको हम use कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर देखो सेम फोल्डर में इमेज रखना हमेशा बेटर रहता है क्योंकि आपको पाथ नहीं लिखना पड़ता। अगर आपकी जो इमेज है वो दूसरे फोल्डर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। सो लेट्स आई वांट टू टेक पिक्चर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर इमेजेस। सो इफ आई सर्च दिस एंड आई वांट दिस फ्लावर, तो मैंने इसको किया सेव इमेज एज, तो इसका नाम दे दिया पिंक, और सेव मैं कहाँ करना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में। सो ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी पिंक डॉट जेपीईजी सेव हो गई। ठीक है, आई वांट टू सेव दिस वन, सो मैंने यहाँ पे किया सेव इमेज एज, इसका नाम दे दिया मैंने वाइट, और मैंने इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ वापस अपने कोड पे। तो हमारा जो कोड था ये था। ठीक है, सो सोर्स में मैंने दे दिया पिंक डॉट जेपीईजी, save it and refresh your page. So JPG लिख के देखते हैं, क्योंकि आपका JPEG एक्सटेंशन होती है पर लिखते हम JPG ही है। Refresh it. Yes, we're getting this file. अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर माउस मूव करूँ तो ये इमेज बदल जाए और इसके बदले में दूसरी इमेज आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, हमने इस इमेज का नाम दिया, तो ये जो आपने IMG यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, आप इसका नाम से भी कर सकते हो, आईडी से भी कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो मैंने इसका नाम दे दिया AA, सो नेम इज AA। अब मैं चेंज पे गई, मैं क्या चाहती हूँ कि जब चेंज कॉल हो तो डॉक्यूमेंट में जो AA है उसका जो सोर्स है वो क्या बन जाए, वाइट डॉट जेपीजी। ठीक है, उसका सोर्स ये बन जाए। ऐसे ही मैंने एक सेम दूसरा फंक्शन बनाया है और उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वापस क्या बन जाए, पिंक डॉट जेपीजी। पर ये फंक्शंस अपने आप से तो कॉल होंगे नहीं, जब तक हम कॉल करेंगे नहीं अपने आप तो कॉल नहीं होंगे ना, क्योंकि फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसको कॉल ना करो। तो मैंने यहाँ पे इवेंट लिखा ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू, ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू व्हाट, चेंज वन। ठीक है, तो आपने इसको कॉल करा लिया। अब आप यहाँ चलिए, रिफ्रेश कीजिए, नाउ यू मूव द माउस ऑन इट एंड जादू, है ना, सो आपकी इमेज चेंज हो गई। पर माउस को वापस लाने पे दोबारा से चेंज नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं माउस वापस निकालूं तो वापस पिंक वाली आ जाए, तो उसके लिए आपको दूसरा इवेंट यूज करना पड़ेगा जो है ऑन माउस आउट। सो ऑन माउस ओवर हमने कर लिया, नाउ स्पेस दिया, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट मुझे क्या करना है, मुझे कॉल करना है चेंज टू। सो मैंने इसको कॉल करवा लिया। ठीक है, एंड वी डू रिफ्रेश, दिस इज पिंक। द मोमेंट मैं कहीं पे भी माउस पॉइंटर मूव करूं कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही मैं इमेज के ऊपर माउस लेके जाऊंगी द इमेज विल चेंज, एंड द मोमेंट आई टेक आउट द माउस इट विल चेंज अगेन, राइट? So that's how we handle events and that's how you handle the elements in the page. So document object model है, document dot उसके अंदर जो भी object है उसका नाम लिखकर आप उसको रेफर कर सकते हो। So document dot image का नाम dot source, document dot form का नाम dot form के अंदर वाले कंट्रोल का नाम आप लिख सकते हो, या फिर आप document dot get element by ID से भी उसे यूज कर सकते हो। So this is document object model.
ठीक है? और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया जिससे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक ब्राउज़र डॉट हिस्ट्री, ब्राउज़र डॉट लोकेशन, सो वो सारी चीज़ें आप ब्राउज़र से निकाल सकते हो। ठीक है? फिर आपके इवेंट्स हो गए, डॉम हो गया, वी हैव डन ऑल दिस। अब आपके पास बचता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मैंने कहीं पर भी ये नहीं देखा है कि आपको एरेज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हो। ठीक है? आपके पास जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है? देन यू हैव ऑब्जेक्ट्स लाइक आपके पास टाइम इंटरवल्स के लिए फंक्शंस होते हैं। वी हैव सेट टाइम आउट, वी हैव टाइम इंटरवल हम सेट कर सकते हैं जिसमें आपके एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं। तो वो आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। आप एरेज़ बना सकते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कि एरेज़ कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है? एंड देन कम्स योर वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो यूज़र है उसने फॉर्म सही से भरा है या नहीं भरा है। सो इफ वी आर टेकिंग अ फॉर्म फ्रॉम द यूज़र, एक तो HTML5 में ही ऑप्शंस होती हैं कि जब आप फॉर्म बनाओ तो आप उसके आगे लिख दो टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब अगर मैंने लिखा ही है टाइप इज इक्वल टू ईमेल तो इट हैज टू बी अ वैलिड ईमेल, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड लिख सकते हो इनपुट के आगे। जैसे ये वाला बॉक्स है, अभी मैं इस पे क्लिक करूं तो खाली आ गया ना, पर मैं चाहती हूँ कि भाई ये खाली अलाउड ही नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अलाउड एम्प्टी। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर वैलिडेशन करनी है तो जब आप उसकी वैल्यू गेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर पहले चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो कि इफ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है? तो आपको अलर्ट क्या करना है, अलर्ट प्लीज फिल द नेम फर्स्ट, ठीक है? एल्स वी शुड शो दिस। तो ये क्या हो गई, एक तरह की वैलिडेशन हो गई कि मैं खुद से चेक करा रही हूँ कि भाई उसने जो डेटा फिल किया है वो सही है या नहीं। अगर मैंने फिल किया है तब तो ठीक है, ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर मैंने फिल ना किया होता और ये बिल्कुल खाली होता तो वो आपको मैसेज देता कि प्लीज फिल द नेम फर्स्ट। तो ये चीज आप करा सकते हो जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में एक चीज होती है रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इतना डीप में जाएँगे, बाकी कुछ कह नहीं सकते। सीके पेपर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे, तो कांट से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप मेरी दूसरी वीडियो से जावास्क्रिप्ट के रेगुलर एक्सप्रेशंस देख लो वैलिडेशन के लिए, बट अदरवाइज़ नॉर्मल वैलिडेशन ये होती है, ठीक है? तो नॉर्मल वैलिडेशन इज़ दिस। और ये जो वैलिडेशन वाला फंक्शन आप बनाओगे उसमें से आप ट्रू या फॉल्स रिटर्न करोगे कि अगर सब कुछ सही है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स। और उसको हम कॉल करते हैं ऑन सबमिट। तो फॉर्म का एक इवेंट होता है ऑन सबमिट। तो जब आप फॉर्म टैग बनाओगे उसके इवेंट में लिखोगे ऑन सबमिट इज इक्वल टू, एंड देन यू विल कॉल द फंक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल है वैलिडेशन के लिए। अगर वो वैलिडेशन वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तभी फॉर्म का डेटा सर्वर पे जाता है, अदरवाइज फॉर्म का डेटा सर्वर पे नहीं जाता है, ठीक है? और या दैट इज इट। तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप उसमें फिर आगे और बहुत कुछ कर सकते हो टू शो द मैसेजेस कि भाई कहाँ पे फिल नहीं हुआ है, वो सब हम यहाँ पर दे सकते हैं। और एक एरेज इन जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हो। एरेज इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एरेज एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी काम है जो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, सो यू नीड नंबर ऑफ वैल्यूज टुगेदर, तो वो आप एरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। इसमें एरे नाम की क्लास यूज होती है। सो कैपिटल ARAAY यूज करके आपको एरे बनाना पड़ता है, ठीक है? बट एरे के क्वेश्चंस कभी आए नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि टू बी ऑन अ सेफर साइड आप इसे करके जाइए। सो ये आपका हो गया वन शॉट ऑन जावास्क्रिप्ट। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने आपको इसमें बता दिए जिसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप इसे तो अच्छे से गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो। जो प्रोग्राम्स हैं आपके वो भी जो सी में आपने बनाए हैं उसमें से कुछ प्रोग्राम्स आप जावास्क्रिप्ट में ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आर्मस्ट्रांग वाला अभी हमने क्वेश्चन देखा। सो ट्राई इट आउट, राइट इट इन द कमेंट्स। बाकी मैं तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी ही 2023 का, तो उसमें आपको दिख जाएगा वो कोड। एंड अगर आपके पास और पेपर्स हैं पिछले साल के तो फील फ्री टू सेंड मी ऑन टेलीग्राम एट Anjali1808, ठीक है? तो I will try to provide the solutions tomorrow
फॉर दोज़ पेपर्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको पता चल जाए और किस तरीके से करना है। सो आई होप द वीडियो इज़ यूज़फुल एंड आपको हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो सेमेस्टर 1 हुआ है भाई। अभी तो पड़े हैं 5 सेमेस्टर और उसके बाद प्लेसमेंट्स भी हैं। तो सबके लिए आपको सब कुछ चैनल पे मिलेगा, सो डोंट वरी एट ऑल। सब्सक्राइब द चैनल एंड बाकी के सेमेस्टर्स भी करने हैं, प्लेसमेंट भी क्रैक करनी है, तो साथ-साथ करेंगे, ठीक है? शेयर इट एज़ वेल विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स, और जो अगले साल आपके जूनियर्स आएँगे उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।